एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमआरएनए या संदेशवाहक आरएनए, जिसको अपन मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए भी कहते हैं। तो देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एमआरएनए और आरएनए और आरएनए के प्रकार पढ़े हैं, जिसके अंदर अपने जेनेटिक और नॉन जेनेटिक आरएनए पढ़ा था। और नॉन जेनेटिक आरएनए को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया था: एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो उसका जो फर्स्ट टाइप है एमआरएनए, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, संदेशवाहक आरएनए नाम से है, ये संदेश का वाहक करता है, यानी संदेश को ले जाने का काम करता है। अब बात ये है कि ये जो संदेश है, ये इसको कौन देता है? तो संदेश देने का काम करता है डीएनए, क्योंकि कोशिका में केंद्र के अंदर डीएनए, जो कि एक मास्टर अणु के रूप में पाया जाता है, और वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश कोशिका द्रव्य में भेजता है। तो उस कोशिका द्रव्य में संदेशों को पहुंचाने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, और वो माध्यम होता है एमआरएनए। तो डीएनए क्या करता है? एमआरएनए का निर्माण करके, अनुलेखन की क्रिया द्वारा एमआरएनए का निर्माण करके अपने संदेशों को कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये चूंकि संदेश लेके जाता है, संदेशों का वाहक है, तो ऐसे आरएनए को अपन एमआरएनए कहेंगे। देखिए, यह आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचना का कोशिका द्रव्य में प्रेषण करता है, यानी उसको भेजता है। क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए डीएनए केंद्रक से सूचना कोशिका द्रव्य में आएगी, तो उसको लाने का काम करेगा एमआरएनए। अतः यह डीएनए से प्राप्त सूचना या संदेश को कोशिका द्रव्य में भेजने के लिए संदेश वाहक का कार्य करता है। इसलिए जैकब व मोनार्ड ने इसे संदेश वाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, और शॉर्ट में इसको कहते हैं एमआरएनए। तो मतलब ये हो गया कि यह केंद्रक में जो डीएनए होता है, उससे प्राप्त संदेशों को कोशिका द्रव्य में भेजने का या प्रेषण करने का कार्य करता है। तो इस तरह के आरएनए को हम एमआरएनए कहते हैं। एमआरएनए, अब इसके लिए कुछ अपने विशिष्ट इसके बिंदु पढ़ लेते हैं। देखिए, एमआरएनए जो होता है, उसका जीवन काल सबसे कम होता है। 2 से 4 मिनट ही इसका जीवन काल होता है। फिर से जब संदेश पूरा हो जाता है, तो वो आरएनए विघटित हो जाता है और फिर से नया एमआरएनए बनाया जाता है नए संदेश के लिए। तो जितनी बार केंद्रक से डीएनए से संदेश कोशिका द्रव्य में आते हैं, हर बार नया एमआरएनए उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है, और वो संदेश या वो क्रिया पूरी होने पर या प्रोटीन संश्लेषण पूरा होने पर वो एमआरएनए विघटित कर दिया जाता है। तो इसका जीवन काल सबसे कम होता है। तो आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए में से एमआरएनए का जीवन काल सबसे कम होता है। एमआरएनए कोशिका में सबसे कम मात्रा में, यानी लगभग 5% पाए जाने वाला आरएनए है। तो ये कुल आरएनए का मात्र 5% पाया जाता है, यानी जीवन काल भी सबसे कम होता है, तो सबसे कम आरएनए भी एमआरएनए पाया जाता है। लेकिन इसकी विशेषता है, एमआरएनए के अणु सबसे लंबे अणु होते हैं, अतः इस आरएनए का अणु भार भी सबसे अधिक होता है। तो ये क्या होते हैं? ये लंबे लंबे आरएनए और लगभग रेखीय आरएनए होता है। ये लंबे न्यूक्लियोटाइड, यानी काफ़ी लंबाई वाले न्यूक्लियोटाइडों का एक क्रम होता है, लंबे लंबे ये इसके अणु होते हैं, इसलिए इसका अणु भार भी बहुत ज़्यादा होता है। एमआरएनए अणुओं की आकृति मुख्य रूप से रेखीय होती है। देखिए, जो एमआरएनए होता है, उसके अणुओं की आकृति रेखीय होती है, इस तरह से बिल्कुल लीनियर या रेखीय। एमआरएनए कोशिका द्रव्य में राइबोसोम से जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब ये डीएनए यानी केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं, और वहाँ पर जो राइबोसोम होता है, उससे जाकर जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण यानी अनुवादन क्रिया के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होगी की सूचना, यानी एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना डीएनए से प्राप्त करके कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के पास आकर
प्रोटीन संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उस केंद्रक में डीएनए होता है, डीएनए से अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए बनता है और एमआरएनए केंद्रक छिद्र से होता हुआ कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है और कोशिका द्रव्य में होता है राइबोसोम और उस राइबोसोम के पास आकर यहाँ पर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषता थी कि इसका जीवनकाल बहुत कम है, मात्रा भी इसकी बहुत कम होती है, लेकिन इसके अणु है वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और इसका अणुभार भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जीवनकाल सबसे कम किसका है और सबसे कम मात्रा में उपस्थित आरएनए एमआरएनए होता है। और इसका कार्य आपको जैसे बता दिया कि ये डीएनए से प्राप्त संदेशों को कोशिका ध्रुव में लेके आएगा और वहाँ राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होगा। अब देखिए एमआरएनए के प्रकार। एमआरएनए को भी हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए सिस्ट्रोन की संख्या के आधार पर एमआरएनए दो प्रकार का होता है। अब ये सिस्ट्रोन क्या है? ये डीएनए के खंड होते हैं या जीन होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ऐसी जीन होती है डीएनए की जो प्रोटीन का निर्माण करती है। अब डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उस जीन से संबंधित सूचना एमआरएनए में आएगी। तो उस एमआरएनए में वो सूचना कहाँ पर होगी या नहीं होगी, तो उसके आधार पर यानी सिस्ट्रोन के आधार पर एमआरएनए दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनो मतलब होता है एक और सिस्ट्रोन का मतलब है वो जीन या डीएनए का खंड की से प्राप्त होने वाली सूचना। तो इस प्रकार के एमआरएनए में केवल एक सिस्ट्रोन अर्थात प्रोटीन की केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की सूचना निहित होती है। अतः इन्हें मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहते हैं। जैसे यूकेरियोट कोशिका में तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक लंबा आरएनए है, इस पूरे आरएनए में केवल एक ही प्रोटीन श्रृंखला बनेगी, ऐसा इसके अंदर संदेश निहित है। तो ये संदेश केवल डीएनए के एक सिस्ट्रोन से ही प्राप्त हुआ है। तो ऐसा एमआरएनए मोनोसिस्ट्रोनिक कहलाएगा। मतलब ऐसे एमआरएनए जिनमें केवल एक सिस्ट्रोन या केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की सूचना पाई जाती है। तो ऐसा एमआरएनए फिर आगे जब प्रोटीन बनाएगा अनुवादन के द्वारा तो केवल एक ही प्रोटीन श्रृंखला बनाएगा। तो ऐसे एमआरएनए को जिसमें केवल सूचना ही एक प्रोटीन श्रृंखला बनाने की है, यानी इसमें सिस्ट्रोन की सूचना ही एक ही है, तो ऐसे एमआरएनए मोनोसिस्ट्रोनिक कहलाते हैं। और हमारे अंदर ऐसा ही होता है, यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए पाया जाता है। जब भी दूसरी प्रोटीन श्रृंखला संश्लेषण करनी होती है तो कोई दूसरा ही एमआरएनए बनाया जाता है और फिर उसमें एक सूचना होती है। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए हमें 5 तरह की पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन श्रृंखलाएं बनानी है, तो यहाँ पर हमें 5 प्रकार का एमआरएनए की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक एमआरएनए में तो केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी और 2 एमआरएनए बनाना तो 2 चाहिए, 5 पॉलीपेप्टाइड बनानी है 5 तरह की, तो हमें 5 प्रकार का एमआरएनए डीएनए से निर्मित करना पड़ेगा। तो ये स्थिति है अपने यूकेरियोटिक कोशिकाओं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए क्या होता है एमआरएनए, और उसका एक उदाहरण दीजिए। तो मोनोसिस्ट्रोनिक उदाहरण है यूकेरियोटिक कोशिका, और ये इसकी परिभाषा का इसका डिटेल आ गई। अब देखिए मोनो के बाद में अगर एक मोनो से ज़्यादा हो तो देखिए इसकी ऐसी स्थिति हो सकती है पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो पॉली का मतलब होता है अनेक। अब इसमें अनेक सिस्ट्रोन हो जाएंगे। देखिए तो इस प्रकार के एमआरएनए में एक से अधिक सिस्ट्रोन अर्थात प्रोटीन की एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की सूचना निहित होती है। अतः इन्हें पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु है,
नील रिसे वाला है माइकोप्लाज्मा है, तो उसमें क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए पाया जाता है। पॉली का मतलब जैसे ये एमआरएनए है, इसके ऊपर ये इसके न्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें जैसे यहाँ संदेश अलग है, यहाँ पर संदेश अलग है, यहाँ पर संदेश अलग है, तो इससे एक पहली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन गई प्रोटीन की, यहाँ पर दूसरी पॉलीपेप्टाइड बन गई, यहाँ पर तीसरी बन गई। तो इस तरह से इसमें इस एमआरएनए में एक से ज़्यादा सिस्ट्रोन की सूचना या एक से ज़्यादा प्रोटीन श्रृंखला बनाने की सूचना पाई जाती है। तो ऐसा एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक कहलाता है। तो इसमें देखिए डिफरेंट टाइप की या डिफरेंट लंबाई की पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन श्रृंखलाएं बन जाती है। तो ऐसा उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब देखिए सिस्ट्रोन क्या होता है, इसकी भी हमने अलग परिभाषा लिखी है कि सिस्ट्रोन क्या है। तो सिस्ट्रोन देखिए डीएनए का खंड या जीन होती है जो प्रोटीन बनाता है, अर्थात प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने की सूचना संग्रहित होती है। जैसे ये डीएनए है, तो इस डीएनए के अंदर मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जीन है या इसका खंड है, और इस खंड के अंदर प्रोटीन श्रृंखला की सूचना पाई जाती है, तो इसे हम सिस्ट्रोन कहेंगे। अब एक भी सिस्ट्रोन हो सकता है, दूसरी जगह दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन जो एमआरएनए बनेगा यूकैरियोट में केवल वो एक सिस्ट्रोन की सूचना वाला होगा, और प्रोकैरियोट में बनेगा वो एक से ज़्यादा यानी पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होगा। अब यहाँ पर अपन कुछ महत्वपूर्ण इसके एमआरएनए के गुणों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये आपकी किताब में बहुत संक्षिप्त में कहीं जगह पर दे रखा है, इसलिए जब हम इनको डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपके आसानी से समझ में आने वाले हैं। देखिए जो प्रोकैरियोट में जो एमआरएनए होता है वो बड़ा सिंपल टाइप का होता है, सरल प्रकार का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक एमआरएनए में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होता है उसके 5 डेज सिरे पर एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जैसे 7 मिथाइल गुआनोसिन या इसको मिथाइलेटेड गुआनोसिन, ये इसका एक नाम और है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, फॉस्फेट जुड़ गया तो इसके रूप में होता है ये, या तो इसको अपन बोलते हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन या मिथाइलेटेड गुआनोसिन, क्योंकि इसमें मिथाइल समूह लगा होता है, या इसको मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। तो इसका जो चूँकि एमआरएनए होता है, एक तो उसका सिरा होगा 5 डेज और दूसरा होगा 3 डेज सिरा, बाकी बीच में इसके न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। तो 5 डेज जो सिरा होता है उस पर क्या होता है, एक असाधारण यानी असामान्य न्यूक्लियोटाइड मिलेगा जिसका नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिन या मिथाइलेटेड गुआनोसिन, या इसका एक नाम और है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी एक टोपी या केप पाई जाती है, इसकी एक केप या टोपी पाई जाएगी जिसे जी केप कहते हैं। जी केप का मतलब यहाँ पर हो गया गुआनोसिन की केप। यह प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम से जुड़ने में मदद करती है। तो ये जी कैप है, एक महत्वपूर्ण इसका अंग है, और ये राइबोसोम से जुड़ने का काम करती है प्रोटीन संश्लेषण के समय। इसी तरह देखिए एमआरएनए के जो 3 डेज सिरा होता है जहाँ पर ओएच समूह पाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है 200 से 300 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जुड़कर, एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड जुड़कर यानी एडेनिन 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 200 से 300 एडेनिन के होंगे सारे, वो जुड़कर एक लंबी पोली ए या पोली ए पूंछ या टेल बनाते हैं। अतः पोली ए टेल मतलब पोली का मतलब हो गया अनेक और ए का मतलब हो गया एडेनिन, टेल का मतलब हो गया पूंछ। एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड की 200 से 300 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड मिलकर ये पूंछ बनाते हैं। ये एमआरएनए को केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में आने के लिए मदद करती है तथा एमआरएनए के एंजाइमों से होने वाले अपघटन को भी
रोकती है। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात आपको याद रखना है कि इसके जो mRNA होता है उसके 5 डेज और 3 डेज पर तो होता है जी केप, और 3 डेज सिरे पर होती है पोली ए टेल। इसका दोनों का अपना अपना महत्व है। देखिए पोली ए टेल ये एक लंबी पूंछ सी होती है, ये केंद्रक से जब mRNA बन जाता है तो उस mRNA को केंद्रक छिद्र से बाहर कोशिका द्रव्य में लाने का काम करती है। और जी केप होती है वो राइबोसोम से जुड़ने में मदद करती है। तो एक विशिष्ट प्रकार का mRNA यूकेरियोट्स के अंदर पाया जाता है। देखिए प्रोकैरियोट में mRNA में जी केप और पोली ए टेल नहीं पाई जाती। अब किस तरह का mRNA होता है अपने अंदर, इसका अपने चित्र बना रखा है। देखिए तो इस तरह का RNA होता है। देखिए ये 5 डेज सिरा है mRNA का। इसके सिरे पर ये जो केप है ये है जी केप, यानी मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जी केप है। और इसके 3 डेज सिरे पर यहाँ पर है पोली ए टेल। पोली ए टेल का मतलब है इसमें केवल और केवल एडेनिन के ही न्यूक्लियोटाइड है। 200 से लेकर 300 की एक लड़ी है, ए इस तरह से लंबी एक केवल एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड है 200 से 300, और वो एक पूंछ से बनाती है, उसको बोलते हैं पोली ए टेल। ये 3 डेज सिरे पर स्थित होती है। अब यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। देखिए 5 डेज सिरे के तुरंत बाद में और 3 डेज सिरे के तुरंत पहले। तो यहाँ पर 5 डेज सिरे के तुरंत बाद में यहाँ पर एक क्षेत्र है, इसको बोल रहे हैं अपन लीडर या नॉन कोडिंग रीजन या 5 डेज यूटीआर। 5 डेज यूटीआर का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये अनट्रांसलेटेड रीजन ये कुछ एक न्यूक्लियोटाइडों का क्रम होता है। इसमें किसी भी तरह की प्रोटीन श्रृंखला का संदेश निहित नहीं होता है। मतलब ये जो पार्ट है ये किसी भी तरह की प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, बस ये इसको प्रोटेक्शन के लिए लीड करने के लिए ये होता है। तो आपकी किताब में एक जगह उदाहरण दे रखा है यूटीआर, 5 डेज यूटीआर और 3 डेज यूटीआर। तो वहाँ पर हमें समझना है कि ये यूटीआर क्या होता है। तो ये अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, यानी अनुवादित क्षेत्र होता है जिसका अनुवाद नहीं होता है, यानी इस क्षेत्र से प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। तो ये एक तो 5 डेज के तुरंत बाद के अंदर पाया जाता है, इसको तो अपन बोलेंगे 5 डेज यूटीआर। और इधर देखिए 3 डेज से सिरे के तुरंत पहले भी एक क्षेत्र ऐसा पाया जाता है जिसको भी नॉन कोडिंग या 3 डेज यूटीआर कहते हैं, अर्थात अनट्रांसलेटेड रीजन 3 डेज सिरे के पहले और 5 डेज सिरे के तुरंत बाद में पाया जाता है। इसे हम ट्रेलर और उसको लीडर भी बोलते हैं। इसके बाद में देखो जो मेन जो कोडिंग रीजन आता है ये mRNA का बीच का कोडिंग रीजन है, इसको कोडिंग रीजन कहते हैं। और ये कोडिंग रीजन मुख्यतः शुरुआत होती है इसकी AUG से। तो ये जो AUG है ये मुख्य रूप से पाया जाता है, इसको हम प्रारंभिक कोडोन कहते हैं, क्योंकि 3 के जो न्यूक्लियोटाइडों के जो जोड़े होते हैं, समूह होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, कोडोन कहलाता है। 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह एक कोडोन कहलाता है। तो पहला जो कोडोन होगा 3 का समूह है वो होगा प्रारंभिक कोडोन AUG। तो यहाँ से फिर प्रोटीन श्रृंखला बनने की स्टार्टिंग होगी या यहाँ से प्रारंभ होगा प्रोटीन श्रृंखला, और इस तरह से ये प्रोटीन श्रृंखला बनती जाएगी। और लास्ट में देखिए यहाँ पर जो 3 कोडोन दे रखे, इनमें से कोई भी कोडोन अगर यहाँ पर उपस्थित होता है, और वो होता है इनमें से, जैसे UAA, UAG और UGA, इनमें से तीनों में से कोई भी एक उपस्थित होता है तो प्रोटीन श्रृंखला वहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कारण इन तीनों कोडोनों को हम समापनकारी कोडोन भी कहते हैं, और प्रोटीन श्रृंखला वहीं बनना बंद हो जाती है। तो ये हमारा एक यूकेरियोटिक mRNA है जिसकी एक स्पेशल रचना होती है। 5 डेज पर जी केप है और 3 डेज पर पोली ए टेल होती है। 3 डेज से पहले एक 3 डेज यूटीआर होता है, 5 डेज से ठीक बाद में एक 5 डेज यूटीआर होता है जो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है जिसका अनुवादन नहीं होता है, प्रोटीन नहीं बनती है। और इन दोनों के बीच में एक अलग क्षेत्र होता है कोडिंग रीजन, इसी का
कोडित होता है, और इसी से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो ये एक हमारे अंदर एक ये स्पेशल टाइप का mRNA आपको देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और। देखिए दूसरा इसका महत्वपूर्ण गुण क्या है जो आपकी किताब में दिया हुआ है। देखिए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में डीएनए द्वारा अनुलेखन। अब देखिए तो इसको एक बार हम इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात और है कि हमारे अंदर जो mRNA बनता है वो किस प्रकार से बनता है, कि उसमें हमारे बनने कोशिका द्रव्य में आने से पहले उसके साथ क्या क्या होता है। तो देखिए ये हमारी कोशिका है और कोशिका के अंदर ये है केंद्रक। अब इस केंद्रक के अंदर ये हमारा जो मास्टर अणु डीएनए मौजूद है। अब डीएनए क्या करता है, अपनी सूचना को कोशिका द्रव्य में भेजेगा mRNA के साथ, तो इसको mRNA बनाना पड़ेगा। तो यूक्रिएट में क्या होता है, डीएनए जब अनुलेखन की क्रिया द्वारा mRNA बनता है तो उसको सबसे पहले हम प्री mRNA या hnRNA भी कहते हैं। तो देखिए इसको अभी mRNA नहीं कह रहे हैं, सबसे पहले जो डीएनए के अनुलेखन से जो आरएनए बनता है mRNA उसको प्री mRNA या hnRNA कहेंगे। प्री mRNA ये इसका दूसरा नाम अपन कहने वाले हैं इसको hnRNA। देखिए तो इसमें देखिए इस mRNA के अंदर आपको जगह जगह कुछ अलग अलग इसके खंड दिखेंगे। एक जो नीला खंड दिखा रखा है ये इंट्रॉन होता है, जो रेड में दिखा रखे हैं वो एक्सोन होता है। तो एक्सोन इंट्रॉन फिर एक्सोन फिर इंट्रॉन फिर एक्सोन इंट्रॉन, इस तरह से ये इसके खंड है। तो जो ये इंट्रॉन होते हैं ना, ये ऐसे मान लो कि ये बेकार के खंड होते हैं, इनमें किसी भी तरह की प्रोटीन निर्माण की सूचना नहीं पाई जाती है, केवल एक्सोन के अंदर ही प्रोटीन संश्लेषण की सूचना मिलती है। तो जो खंड काम का ही नहीं है, जिसमें प्रोटीन की सूचना ही निहित है, तो इसको mRNA में रखना सही नहीं है, तो इस इंट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस इंट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस mRNA को इसको संशोधित करना पड़ेगा, इसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी, इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो वो जो प्रोसेसिंग करते हैं उसको अपन कहते हैं RNA स्प्लाइसिंग। यहाँ पर एक कोशिकांग या कोशिका अवयव काम करता है। कोशिकांग क्या है, केंद्र का एक अवयव है जिसको अपन स्प्लाइयोसोम कहेंगे, और वो स्प्लाइयोसोम क्या करता है, इसकी एडिटिंग करता है, इसकी प्रोसेसिंग करता है, इसकी स्प्लाइसिंग करता है, और इसके जो इंट्रॉन है ये नीले रंग वाले खंड जो हमने दिखा रखे हैं इन सब को अलग करके बाहर निकाल देता है। तो देखिए यहाँ पर इसने इन खंडों को बाहर निकाल दिया है, और फिर जो ये रेड कलर वाले जो एक्सोन खंड है इन सब को जोड़ दिया देखो, और सबको जोड़कर इसने एक संशोधित, एक परिपक्व, एक एडिटेड किया हुआ mRNA तैयार कर लिया। अब इसको हम mRNA कहते हैं। और mRNA देखिए इसकी एक तो ये पूंछ है और इधर ये 5G कैप है। इस पूंछ के द्वारा ये देखिए ये यहाँ पर कोशिका द्रव्य में आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से यूक्रिएट में जो mRNA बनता है उसकी प्रारंभ में एडिटिंग होती है और संशोधन होता है, फिर आके वो कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। तो इसको भी अपन पढ़ने वाले हैं कि शुरुआत में इसको हम mRNA कहेंगे, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं है। तो देखिए ये हमने चित्र बनाया है किसका, यूक्रिएट कोशिका में mRNA प्रोसेसिंग या एडिटिंग, या जिसको RNA स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब हमने जो अभी जो डायग्राम देखा था उसको अपन पढ़ लेते हैं। देखिए उसके बारे में हमने लिख रखा है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए में यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए द्वारा अनुलेखन क्रिया द्वारा बनाए गए आरएनए को सबसे पहले प्री एमआरएनए या एचआरएनए, प्री एमआरएनए कह देंगे, या एचएनआरएनए यानी हीट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ये याद रखना है इसका पूरा नाम आपको। इसको एचएनआरएनए भी कहते हैं यानी हीट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, मतलब इसमें एक्सोन और एंट्रोन अलग अलग खंड होते हैं इसलिए ये हीट्रोजीनस हो गया। विषमांगी आरएनए हो गया विषमांगी केंद्रकीय आरएनए, हिंदी में क्या कहते हैं इसको,
विषमांगी केंद्रकीय आरएनए। तो ये बन गया, ये उच्च अणुभार वाला आरएनए अथवा डीएनए जैसा आरएनए कहलाता है। मतलब इतना बड़ा होता है ये, इतना इसका अणुभार ज़्यादा होता है कि इसको डीएनए जैसा आरएनए कहेंगे। और सबसे पहले यही बनता है, देखो, और ये बन जाता है केंद्रक में। तो सबसे पहले जब एमआरएनए बनाता है डीएनए, तो सबसे पहले प्री एमआरएनए या जिसको हम क्या कह रहे हैं, एचएनआरएनए बनता है, हीट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब इसकी देखो एडिटिंग की जाएगी, यानी इसको काट छांट की जाएगी, ये समझ लीजिए आप। तो काट छांट करने के लिए क्या करेंगे, यह प्री एमआरएनए जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अग्रदूत एमआरएनए, दो प्रकार के भागों से बना होता है। इसके एक भाग को इंट्रॉन कहते हैं, जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। तो इस इंट्रॉन के द्वारा जब प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है तो इसको बाहर निकालना सही है, तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। और दूसरा भाग होता है एक्सोन कहते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो एक्सोन होते हैं, उनमें तो प्रोटीन का संदेश होता है, तो वो तो प्रोटीन का निर्माण कर लेंगे, लेकिन इंट्रॉन नहीं करेंगे। अतः दोनों भागों में से इंट्रॉन को एक विशेष प्रक्रिया आरएनए स्प्लाइसिंग, देखो ये प्रक्रिया थी, आरएनए स्प्लाइसिंग द्वारा हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्प्लाइसियोसोम नामक केंद्रकीय अवयव सहायता करता है। तो ये केंद्र के अंदर एक ऐसा एक अवयव है, एक घटक है स्प्लाइसियोसोम, यही स्प्लाइसिंग का काम करता है, उसकी एचएनआरएनए की एडिटिंग या उसका संशोधन का काम करता है। इसके बाद देखो हमने क्या किया, इंट्रॉन को तो हटा दिया है, तो इसके बाद जो शेष बचे एक्सोन भाग हैं उन सबको पुनः जोड़कर संशोधित एचआरएनए तैयार किया जाता है, जिसे अब हम एमआरएनए कहते हैं। और ये एमआरएनए फिर कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर हो जाएगा। आरएनए स्प्लाइसिंग की जो क्रिया होती है वो केंद्रक में ही संपन्न होती है, ये भी आपको याद रखना है, केंद्रक में होती है। और जैसे स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वास्तविक आरएनए एमआरएनए बन जाता है, और ये एमआरएनए फिर कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर हो जाता है। अब बात आती है कि स्प्लाइसियोसोम ये कहाँ होता है, ये क्या करता है, देखिए। तो स्प्लाइसोम का निर्माण के कहाँ पर होता है, ये केंद्रक में ही हो जाता है। देखिए, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में लघु केंद्रकीय आरएनए, यानी एक आरएनए और बनता है जिसका नाम है लघु केंद्रकीय आरएनए, यानी एसएनआरएनए, यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये कुछ छोटे छोटे आरएनए बनते हैं एचएनआरएनए के अलावा, तो ये एसएनआरएनए कहेंगे इसको। और बनता है जो प्रोटीनों के साथ मिलकर, देखो, लघु केंद्रकीय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, यानी ये लघु केंद्रकीय आरएनए और जो डीएनए में जो प्रोटीन केंद्र में जो प्रोटीन होती है उसके साथ मिलकर ये एक संरचना बनाता है, जिसको अपन कहते हैं लघु केंद्रकीय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, या इसको हम कहते हैं शॉर्ट में SNRNP, या इसको हम कहेंगे स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्राय स्नर्प यानी स्नर्प के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, स्नर्प इसको स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन भी कहते हैं, यानी शॉर्ट में इसको स्नर्प बोलते हैं। और ये स्नर्प ही फिर स्प्लाइसियोसोम बनाता है, जो कि आरएनए स्प्लाइसिंग में सहायता करता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर क्या क्या आरएनए बनता है, देखिए, तो ये आपका एमआरएनए की निर्माण और इसके कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में हमने चर्चा की है। हम अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जो केंद्र के अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए अनुलेखन के द्वारा आरएनए बनाता है, ठीक है। और ये एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए सब बनाएगा। तो जैसे ये सबसे पहले एमआरएनए बना, उसका बना प्री एमआरएनए,
pmRNA को हम hnRNA भी कहते हैं। इसकी काट छाँट कर दी गई, फिर हम उसको क्या क्या कहेंगे, mRNA कहेंगे उसको। और इस काट छाँट को अपन कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। तो ये यूकेरियोट में तो ऐसा होता है। इसका मतलब है टोटल जो RNA है वो कितने टाइप के हो गए। तो देखिए mRNA, फिर tRNA, फिर rRNA। इसके अलावा एक और बनता है केंद्रक में जिसको अपन hnRNA भी कह रहे हैं, और एक और बनता है छोटा RNA जिसको snRNA भी कह रहे हैं। तो हम मुख्यतः फटेंगे तो ये तीन ही, लेकिन ये 2 RNA और बनते हैं। देखिए, तो hnRNA ये mRNA का पूर्ववर्ती बनता है और फिर इसी से mRNA बन रहा है। और snRNA देखिए ये स्प्लाइसियोसोम बनाने वाला RNA है जो कि प्रोटीन के साथ मिलकर स्नर्प बनाता है और फिर यही स्प्लाइसियोसोम बनाता है जो RNA की या mRNA की एडिटिंग करता है। तो इस तरह से 3 RNA के अलावा 2 और RNA बनते हैं अपने कोशिकाओं में, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण RNA हैं। लेकिन अपन चर्चा करेंगे सिर्फ mRNA, tRNA और RNA की। अभी हमने hnRNA और snRNA को भी इस वीडियो के अंदर पढ़ लिया और उसके कार्य भी देख लिए हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने कंप्लीट mRNA को पढ़ा है जो कि संदेशों को कोशिका द्रव्य में भेजने का काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो tRNA है उसकी चर्चा करने वाले हैं। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इधर से हमने ये इसका mRNA का जो लेबल डायग्राम है वो बनाया है। इसके बारे में जो क्या क्या संरचनाएं होती है mRNA में वो हमने बना रखी है यहाँ पे। और यहाँ पर हमने पॉलीसिस्टोनिक और सिस्टोन को समझाया हुआ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।